29 नगर निगम के चुनाव महाराष्ट्र में जारी है। सभी पार्टियों ने अपने पूरा दम इस चुनाव में झोंक दिया है। मैनिफेस्टोज एक के बाद एक जारी हो रहे हैं, जिसे वचन पूर्ति या वचननामा कहा जा रहा है। क्या कुछ महाराष्ट्र की जनता चाहती है अपने जो नेता हैं उनसे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लगातार रैलियां चल रही हैं। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट के नेता, कार्यकारी अध्यक्ष और संसद रत्न सुप्रिया सुले हैं। सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। 29 महानगर पालिका के चुनाव और सभी पार्टियों ने अपना जोर लगा रखा है। पहले हम देखते थे कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके की तैयारी होती थी, जिस तरीके के एडवर्टीजमेंट होते थे, वो हमें मनपा चुनाव में नजर आ रहा है। क्या इसके पहले आपने कभी ये ट्रेंड देखा था कि महाराष्ट्र का इस बार का जो नगर निगम के सारे चुनाव है बेहद अलग है? ठीक है, 8-9 साल लगभग लग गए हैं चुनाव आने के लिए। क्या वो ये वजह है या सचमुच हाइप कर दिया गया चुनाव? बिल्कुल हाइप ही कर दिया। और जो सरकार में उनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है, जो पैसा सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है, जो रूलिंग पार्टीज़ है, ये कोई नया ही देख रहे हैं हम लोग। और ये एक सशक्त लोकतंत्र के लिए और फेयर इलेक्शंस के लिए हानिकारक है। जिसके पास पैसा होगा वही जीत पाएगा। जिस तरह आप बिलबोर्ड्स देख रहे हैं, टीवी के एड्स देख रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक है। आम आदमी कभी लड़ ही नहीं पाएगा इस देश में। खासकर हम देख रहे हैं कि लाड़की बहन योजना जो है उसको नगर निगम चुनाव में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। उसकी वो भी इस वक्त उसको एनकैश करने की कोशिश है। क्या आप ये कहना चाहेंगे सत्ताधारियों के पास कोई और नया स्कीम नहीं है कि जो हम लोकसभा में, जो विधानसभा में देखते हैं, वही मनपा चुनाव में भी है आगे? इसीलिए सिलेक्शन में कोई मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो अलायंसेस इतने हुए हैं सब जगह कि समझ में नहीं आ रहा है कौन किसके साथ गया। कांग्रेस बीजेपी साथ में गई हुई है, अभी MIM भी बीजेपी के साथ गई हुई है। तो बहुत सारी अलायंसेस कर रहे हैं। और जो इश्यूज़ है, रोटी कपड़ा और मकान, गटर मीटर और वाटर, उसके बारे में कोई बोल ही नहीं रहा है। ये बहुत दुख की बात है। जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनको मुंबई से निकाल दिया जाएगा। चुनाव मनपा का है, बातें रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमान को हटाने की। होम मिनिस्ट्री किसके पास है? केंद्र में भी और महाराष्ट्र में, दोनों जगह होम मिनिस्टर तो वही है ना। तो आपने कैसे अलाउ किया? तो इसका जवाब उनको ही देना पड़ेगा। ये इलेक्शन के लिए जो सिलेक्टिव कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि बीजेपी पार्टी विद अ डिफरेंस, और पार्टी जो डेवलपमेंट के बारे में कहती थी, आज भटक गई है वो पूरी तरह, क्योंकि उनके पास इश्यूज ही नहीं रहे। ये दुख की बात है कि इस राज्य ने, इस देश में इतना बड़ा मैंडेट उनको दिया, लेकिन आपके और नागरिकों के लाइफ में कौन सा बड़ा बदलाव लाया? तो नहीं ला पाई 10 साल में, इतना बड़ा मैंडेट देने के बाद। क्या इस मैंडेट के बाद भी अगर इस तरह के, खासकर मुस्लिम कार्ड जब खिला जा रहा है या रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों की बात करके, आपको लग रहा है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? लेकिन इसकी जिम्मेदारी विभाजन मतों का ये बीजेपी को ही लेनी पड़ेगी ना। सरकार में तो बीजेपी, होम मिनिस्ट्री, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कौन रखता है? बीजेपी रखती है। होम मिनिस्ट्री रखती है। होम मिनिस्ट्री किसके पास है? बीजेपी के पास है। तो 10 साल से बीजेपी क्या कर रही है? इतने लोग आए कैसे बाहर देश से? इनकी सरकार के, इनके ये जो भी हो रहा है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। लेकिन वो तो बाद में आप पे, लोगों पे आरोप करने लग जाते हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को बसाने का काम, या जो इलीगल आ रहे हैं उनको बसाने का आप पे आरोप। आज नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटीज किसके साथ है? बीजेपी की है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आती है? वो डिपार्टमेंट बीजेपी का ही है ना। तो आज सरकार केंद्र और राज्य में बीजेपी की है, तो बीजेपी ने जवाब देना चाहिए ना। सारा अच्छा उनका और सारा वो सत्ता में भी रहे तो बुरा हमारा, ऐसी है कौन सा आर्ग्यूमेंट है? अजीतदादा पवार पे जो 70,000 करोड़ के सिंचन घोटाले का आरोप किया गया और उसके बाद वो बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, लगता है उन पे जानबूझकर सारा कुछ किया गया था? इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। आरोप भी बीजेपी ने किए, तो बीजेपी से ही आपको पूछना पड़ेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। क्योंकि बीजेपी की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, बीजेपी को बोलना पड़ेगा। क्योंकि जिस पर आज तक आरोप किए हैं वो तो बीजेपी ने किए ना, और अब बीजेपी उनके साथ थे। सारों का जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। उनको पूछना चाहिए आपको कि सच क्या है, झूठ क्या है। हमने तो कभी किसी पे आरोप नहीं किए, भले नवाब भाई हो, भुजबल साहब हो, अजीतदादा पवार, किसी अशोक चौहान हो, किसी के बारे में बात हो, भले वो कांग्रेस हो या एनसीपी हो, आरोप तो बीजेपी ने किए। सिंचन घोटाले की और गठबंधन भी बीजेपी नहीं किया। तो इस सारे प्रश्नों का जवाब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है, क्योंकि ये पूरी राजनीति, ये बीजेपी की राजनीति है, बीजेपी का गेम है।
और उनकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। क्या गेम लगता है आपको, क्या गेम है? बस लड़ाई करो, झूठे फूटे आरोप करो, पार्टियां तोड़ो, घर तोड़ो, यही तो करते आ रही है। बहुत दुख की बात है। और जिस तरह से उन्होंने किया है, आप देखिए बीजेपी का वोटर बढ़ा है क्या, नेता ले लेके उनकी वोट बढ़े? क्योंकि जो आज बीजेपी में है वो 60% लोग एनसीपी और कांग्रेस के हैं। आप हटा दीजिए उनको वहाँ से, देखते हैं कितने वोट बीजेपी पे पड़ते हैं। और बीजेपी के ही सांसद कहते हैं कि हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण चल रही है। अगर मोदी जी को हटा दिया 140 पे बीजेपी आ जाएगी केंद्र सरकार में। और यहाँ कोई दूसरा नहीं है, सारे जो कांग्रेस एनसीपी वाले बीजेपी में गए, हटा दीजिए, देखते हैं कौन से नंबर पे बीजेपी आती है। क्या हमें टारगेट पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है कि टारगेट करो, भ्रष्टाचार के मुद्दे निकालो, ईडी सीबीआई लगाओ और अपने पार्टी का वॉल्यूम बढ़ाते जाओ और सत्ता में किसी तरह से आना, ये पूरी टैक्टिक्स? बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सही है बात आपकी। लेकिन अगर ये है तो जब 70,000 करोड़ का आरोप जब अजीत दादा पे हो रहा था, ऑफकोर्स वो सरकार में थे, उस वक्त आप सब सरकार में थे, उस वक्त आप लोग डिफेंड कर रहे थे दादा को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब भी आप वही मानती हैं कि नहीं हुआ ऐसा कुछ? नवाब भाई हो, अजीत दादा हो, भुजबल साहब हो, अनिल देशमुख साहब हो, हमारा जो कल स्टैंड था वही आज है और कल वही रहेगा। हमने हमारा स्टैंड नहीं बदला है, बीजेपी ने स्टैंड बदला है। भले वो अजीत दादा हो, भुजबल साहब हो, अनिल देशमुख हो, नवाब भाई हो, हमने कब स्टैंड बदला है? मैंने तो नवाब भाई को सबसे ज़्यादा एनसीपी एपी ने डिफेंड नहीं किया, उतना मैंने खोल के किया है, क्योंकि हमारे पारिवारिक संबंध है और मेरे मन में हमेशा नवाब भाई के लिए आदर ही रहेगा। अजीत दादा को भी आपने डिफेंड किया? मैंने सबको डिफेंड किया है, किसी को नहीं किया है। मैंने तो आरोप एक पे भी नहीं लगाया। अजीत दादा पे खुल के नहीं बोल रही हैं क्यों? नहीं, मैंने आरोप ही नहीं किया उनके ऊपर आज तक कभी। नहीं, आरोप का सवाल नहीं, जब भी आरोप बीजेपी कर रही थी, उन्हें कॉर्नर कर रही थी शुरू से ही, क्योंकि उस वक्त तो व्हाइट पेपर निकालने से लेकर हर चीज़ें चल रही थी। क्योंकि महाराष्ट्र में 0.2 इस तरह की बात चली, जो सिंचन बढ़ा, इस तरह की बात हो रही कि सिंचन ही बढ़ा। देवेंद्र जी कह रहे थे, ये देवेंद्र जी के आरोप थे और देवेंद्र जी को ही जवाब देना पड़ेगा। आपने देवेंद्र जी को पूछना है कि आरोप आपने सब पे, हमारे सब नेताओं पे किए। अनिल देशमुख जी को जेल में डाल दिया, क्या पाया उसके बाद? उनके यहाँ 107 बार रेड हुए, कुछ नहीं मिला, क्या पाया है सब का? लेकिन जब चुनाव आता है तो विपक्ष के पास ही ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, हमेशा यही नहीं। ईडी और सीबीआई तो विपक्ष में तो है ही। आपने कलकत्ता में भी देखा होगा दीदी का क्या हो रहा है आईपैक की रेड में। वहाँ तो वो बिल्कुल दमखम से उधर बहुत लड़ाई चल रही है वहाँ, क्योंकि आईपैक पे जो रेड हुई है, जिस तरह वहाँ सब इश्यूज थे, फाइलें थी उनके पूरी इलेक्शन की, ममता दीदी की, हाँ, जिस तरह से वो लेके गया वो गलत है। वो उनका प्राइवेट पर्सनल डेटा है, ये संविधान के खिलाफ है। अगर मेरा पर्सनल डेटा है, संविधान मुझे प्राइवेसी का अधिकार देता है, हर नागरिक को है, उसको आप उछाले ऐसे और ईडी और सीबीआई के लोग चले जाए लेके, कैसे ऐसे होगा? ये गलत है। कोई भी करे तो गलत है, हम भी करे तो गलत है। और जो हो रहा है कलकत्ता में, तो हम तो ऐसा करेंगे ही नहीं कभी, लेकिन जो कलकत्ता में हो रहा है वो अन्याय है दीदी पे। लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात चलती है, हाल ही में मुख्यमंत्री का एक जब बयान था, वो कहते हैं कि मैंने अब तक अपना संयम छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो अलायंस पार्टनर है उन पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई मैं उन पर अटैक नहीं करूंगा, वरना मैं अगर अटैक करता हूं तो सबको मालूम है किस तरह के तथ्य रखता हूं फिर मैं। तो कहीं ना कहीं अजीत दादा पवार को ही वो साफ साफ चुनौती दे रहे हैं। हम उन तथ्य के इंतजार में हैं। अगर इस देश में आप पूरी मतलब पूरा जो शब्द उन्होंने दिया है वोटर्स को, वो अगर मानना होगा तो उनको तथ्य रखने क्या है, उसमें तथ्य रखने में किसने रोका है उनको? और अगर पारदर्शक काम करना हो तो तथ्य क्या छुपा रहे आप और क्यों छुपा रहे आप? आप लोगों ने जब बात की कि पुणे में आप जो मेट्रो है और जो पीएमपीएल बस है, उसमें आप मुफ्त यात्रा की आप सुविधा देंगे, कल के आपके मैनिफेस्टो में बात थी। लेकिन तुरंत चंद्रकांत दादा पाटिल आके खड़े हो जाते, बीजेपी के नेता मंत्री हैं, कि किसने आपको अधिकार दिया? ये तो पूरी तरह से राज्य सरकार का अधिकार है, मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे। आप इस चुनाव में घोषणा कैसे कर सकते हैं? तो डर गए होंगे शायद कि इतना अच्छा हमने प्लान दिया और उसके पीछे उसका इकोनॉमिक्स भी समझाया, तो वो हवा में तीर नहीं मारे। 900 करोड़ रुपए महीने पूरा हमने पूरा उसका होमवर्क करके कैसे पैसा भरेगा वो पूरा कल प्रेस में दिखाया। तो शायद उनको लगा होगा कि ये कैसे आगे बढ़ गया, हमने करना चाहिए था, लेकिन हमने अनाउंस कर दिया क्योंकि हमने मेहनत करके वो प्लान बनाया है। पीएमसी के लिए अजीत दादा और आपने दोनों ने जारी किया लोगों के सामने,
आप भी वही वचन की ही बात कर रही हैं कि आप भी उसकी पूर्ति करेंगे। लगता है अजय दादा के नेतृत्व में बहुत सेटिस्फाइड है उनके नेतृत्व से दोनों महापालिका में जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मुझे लोगों को बदलाव की ज़रूरत लग रही है, क्योंकि पहले प्रशासन में हम जब साथ थे तो बहुत अच्छा प्रशासन चल रहा था। 7 साल में न पूना और पिंपरी चिंचवड दोनों डिटेरियोरेट हुई है और बीजेपी डेटा के दिख रहा है। हाँ, बीजेपी के कार्यकाल में, और दिख रहा है, न पानी ठीक से आता है, न कचरा उठाया जाता है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तो बड़ा ही है, कोई कम नहीं हुआ है। तो फिर क्या पाया बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट देने के बाद? क्या पाया? कुछ नहीं। तो मतलब बीजेपी नुकसान ही हुआ पुणे और पिंपरी चिंचवड का। तो बीजेपी जो कहती है कि उनका कंट्रोल है, वो भ्रष्टाचार नहीं होने देते, वो उसके विपरीत है आपके? बिल्कुल दिख ही रहा है ना, और डेटा दिखाता है ना। मैं तो सिर्फ आरोप नहीं कर रही हूँ हवा में। आप देखिए, जो भ्रष्टाचार के आरोप परसों दादा ने भी किए, वो पिंपरी चिंचवड के बारे में जो किए, उसके पेपर्स भी तो है ना, दिखाए वो उन्होंने प्रेस में। तो ऐसा कोई नहीं है कि कुछ हवा में बात कर रहे हैं और झूठे मूठे आरोप कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आरोप सच है। दादा का लगातार दादा का प्रचार जो है जोरों से चालू है, 5-5, 6-6 सभाएं, लोगों से मिलना, रैली चल रही है। आप उनको ज्वाइन कब करेंगे? अब तक ज्वाइन करती हूँ नजर नहीं, खासकर प्रचार रैली या सभाओं में ज्वाइंट कुछ आप लोग का नजर नहीं आ रहा। एक आदमी सब जगह नहीं जा सकता। रोहित पूरी तरह से प्रचार में उतरा हुआ है, अमोल कोल्ले जी घूम रहे, जयंत पाटिल जी घूम रहे। तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम पे, अभी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पार्टी ने, उस पर लगा हुआ है। अनिल देशमुख जी नागपुर देख रहे हैं, सब लगे हुए हैं। जानबूझ के थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखा है? मैं कभी भी लोकल बॉडी में इतना कैंपेन कभी करी ही नहीं हूँ मैं आज तक। मैं लोकसभा और विधानसभा में पूरी ताकत से उतरती हूँ, लेकिन लोकल बॉडीज़ में लोकल लीडर को आप कब चांस देंगे? सारा आप ही करेंगे तो बेचारा लोकल लीडर बड़ा कैसे होगा? उसको चांस कब आप देंगे? आप इस तरह से बढ़ने ही देंगे बाकी के लोगों को? तो इस बार आपने दादा के नेतृत्व पर दोनों जगह पर पूरा सा आपने पूरा भरोसा और विश्वास रखा हुआ? बिल्कुल, पहले भी था, आज भी और कल भी रहेगा। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना ही पड़ेगा ना। मैं देवेंद्र जी के बारे में अच्छा बोलती हूँ जब अच्छा करते हैं तब, मैं अश्विनी वैष्णव जी के बारे में बोलती हूँ अच्छा करते हैं तब, तो दादा के लिए क्यों ना बोलूँ? आप दोनों खासकर महाराष्ट्र जानना चाहेगा कि जो डिस्टेंस हुआ उसके बाद अब आप लोग बहुत सारे एजेंडा पे साथ हैं, खासकर अगर 2 महानगर पालिकाएँ, 2 नगर निगम को साथ में अगर जीतना है, जो कि आप लोग का 1 पॉइंट एजेंडा है, तो क्या कुछ आप लोगों ने बैठकर स्ट्रैटेजी की वो जानना पड़ेगा कि आपने पूरी दादा से हमारा कोई 1 पॉइंट एजेंडा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। हम राज्य की सेवा के लिए हम लगे हुए हैं। हर इलेक्शन पूरे मन से, मेहनत से जीतना चाहते हैं, वो अच्छा काम करना चाहते हैं। तो कोई स्ट्रैटेजी, कॉन्स्पिरेसी ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। लग रहा है, क्या लगता है कितनी सीट्स आप जीत सकते हैं? अगर आप नहीं, आकलन ऐसा नहीं लगाती मैं। अब की बार 400 बार वगैरह मेरा स्टाइल भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। बना लेंगे, बहुमत आ जाएगा आपको? हाँ बिल्कुल, वो तो आ जाएगा। बीजेपी जिस तरीके से वो कैंपेन करें, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बीजेपी की ओर से है कि वो तो 112 पार कर जाएंगे, वो तो हमेशा कहते हैं लोकसभा में 400 पार करने वाले थे। तो आदत हो गई बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस की हम सबको। उनका स्टाइल है, वो हर एक का एक स्टाइल होता है। क्या मान लें कि एक रोड मैप तैयार हो रहा है पुणे महानगर पालिका के बाद से, आप दोनों आने वाले समय में भी साथ में आ सकते हैं? आइडियोलॉजी आप लोग की अलग नहीं है, आइडियोलॉजी सेम है? और हमारी आइडियोलॉजी तो एक ही है। तो ऐसे में फिर बचता क्या है? पता नहीं, वक्त ही बताएगा। ये स्पेक्युलेटिव मैं नहीं करती, हम मार्केट नहीं है, पॉलिटिकल स्पेक्युलेटिव आप तो साथ में हैं। नहीं, अभी तो 2 ही जगह साथ है। अभी जिला परिषद आएगी, 3 साल महाराष्ट्र में कोई इलेक्शन भी नहीं। देखिए वक्त में क्या होगा। अभी तो जिला परिषद का भी निर्णय नहीं हुआ, साथ में लड़ेंगे अलग लड़ेंगे। तो एक बार ये हो जाए तो दादा के और बीच के मनमुटाव खत्म होगा? नहीं, फैमिली अलग है और पॉलिटिक्स अलग है, दोनों अलग चीज़ें हैं। मैं मिक्स नहीं करती दोनों कभी भी, न की है न करूँगी। पॉलिटिकली जो उन्होंने आपको हर्ट किया वो अब भी वैसा ही है? नहीं, वो सब सवाल ही नहीं आता ना। पॉलिटिकली पॉलिटिक्स अलग है और पर्सनल अलग है। वैसे तो सबसे ज़्यादा मेरी लड़ाई बीजेपी से होनी चाहिए, लड़ाई सबसे ज़्यादा उनसे होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा हर्ट तो घर वालों ने किया। वो तो ऐसा कुछ नहीं, आइडियोलॉजिकली भी अलग थे, वो घर परिवार भी नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं। लाइफ में काम करो, आगे बढ़ते रहो, लिव द मोमेंट, नेवर बी अ प्रिजनर ऑफ द पास्ट एंड हिस्ट्री। उसका प्रिजनर मत बनो, आगे बढ़ो। लेकिन जब कहते हैं मराठी में कि पुल के नीचे से पानी गुजर गया है तो एक सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। टाइम हील्स एवरीथिंग। तो टाइम तो काफ़ी लगभग 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है आप दोनों के बीच में, जो एक पॉलिटिकल डिस्टेंस है आप लोग का। वो तो पॉलिटिकल डिस्टेंस आज भी है। वो 1-2 अलायंस 2 जगह के लिए हुआ है, पॉलिटिकल डिस्टेंस आज भी है।
किस तरीके से हम समझेंगे पॉलिटिकल डिस्टेंस, क्योंकि कुछ नहीं अलग है ना। अब देखिए अभी ये इलेक्शन के लिए 2 ही जगह हम साथ में आए, मुंबई में तो नहीं आए ना, मुंबई में पॉलिटिकल डिस्टेंस तो है ही ना। डिस्टेंस कम होगा क्योंकि महाराष्ट्र में सबको उत्सुकता है, ये इस बात को लेकर है राजेश, इसलिए सवाल है क्योंकि 2 भाई 20 साल बाद भी साथ आ गए, उनको भी ये रियलाइज़ हुआ कि हमने शायद वक्त गवा दिया, बहुत पहले आ जाते तो शायद तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी। ते वक्त बताएगा। पहले तो कॉर्पोरेशन का, अभी लग्न कोंडाण्याचं मराठी में कहते वैसे, तो पहले ही इलेक्शन तो खत्म हो 2-3 दिन, फिर देखते आगे का। अब ये भी बात चल रही कि शरद पवार जी ने पूरा रोड मैप बना दिया उनकी तरफ से, आप दोनों को गो अहेड है कि आप साथ आ जाएं, मर्जर कर लें और आगे की राजनीति करें। क्या ये ऐसे कुछ हो रहा है? उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है? हमारे घर में जो बात भी नहीं होती ना, उसका स्पेकुलेशन समाज में चलता रहता है। तो ठीक है, देखिए मुझे बोलने की ताकत है तो सुनने की भी ताकत होनी चाहिए, तो ये स्पेकुलेटिव चलता रहता है। हम लोग तो अभी तो इलेक्शन में फंसे हैं, पूरा इलेक्शन में अच्छे लोग चुन के लाएंगे और इस राज्य में अर्बनाइजेशन के इश्यूज है, इस पे हमारा अभी फोकस। आपको लग रहा है दोनों भाई खासकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में आ गए, दोनों परिवार साथ आ गए तो सत्ता रिटेन कर सकते हैं दोनों? बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि उन्हीं विचार का ही मेयर महाराष्ट्र में मुंबई में बनेगा। और बीजेपी जो उस वक्त स्ट्रैटेजी करके बैठे, आप करेंगे साम दाम दंड भेद, अब तक बीजेपी जो कहते हैं तो चलता रहता है और जिस तरह से पैसा बहाया जाता है, बहुत दुख की बात है, एक सशक्त लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। और वो पैसा बांटने के वीडियोस तो हम सब ने आपके चैनल पे भी देखे, ट्वीट भी किए, इलेक्शन कमीशन को भी दिखा रहे हैं। तो इतना पैसा बांटा जाता है महाराष्ट्र में, कोई नया ट्रेंड है और वे बहुत दुख की बात है कि हो रहा है। एक और बात चलती है कि सुप्रिया दाई आने वाले समय में केंद्र में शायद मंत्री पद पे दिखे, शायद बीजेपी के साथ जाने का इस तरह का रोड मैप तैयार हो। लोग तो कहेंगे, लोगों का क्या है कहना। क्या अगर बात होती है तो क्या आप केंद्र में मंत्री बन सकती हैं? अब जानना नहीं भाई, जो प्लान में ही नहीं है, अभी किसी के बारे में सोच नहीं है, चर्चा नहीं है, उसके जवाब कैसे दे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।